जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोशन इन 1D का सेकेंड लेक्चर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। चलिए, तो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है और हम यहाँ पर सबसे पहले अपना पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने अपना पेन सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम लेके आते हैं, ठीक है, इधर। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है इसी में, दैट इज वेलोसिटी। क्या है बच्चों? वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो देखिए, वेलोसिटी क्या है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं सो दिस इज आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हम ये लिखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। The velocity of an object is defined as the displacement covered by it per unit time in a particular direction. अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है और इसमें डायरेक्शन भी होती है ना। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो वेलोसिटी क्या है? आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है तो आप आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। और यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ही यहाँ पर होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अभी कि मैम स्पीड भी तो यही था, स्पीड भी इसी तरह से है, तो डिफरेंस क्या है ना। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं हमारा इंस्टेंट। तो मैंने आपको स्पीड में भी बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है इसलिए मैं यहाँ पे एरो हेड लगाऊंगी। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस में मैंने आपको बताया था कि वी विल जस्ट डिफरेंशिएट। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल डिफरेंशिएशन कर दें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात क्लियर हो रही है? अगर आप इस ग्राफ को रंग से देखो, थोड़ा सा हमने जूम ज्यादा कर लिया है, तो अगर मैं ग्राफिकली भी देखूं, डिस्प्लेसमेंट है ना, किसका? डिस्प्लेसमेंट और यस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर मैं ग्राफ देखूं तो इसका आप स्लोप देख रहे हो बच्चों। इस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, क्या ड्रॉ करूंगी? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, तो ये क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी ग्राफ पे इस तरह से अगर आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या देगा? वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन। क्लियर है बात? तो इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे? ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। तो इंस्टेंटेनियस आपने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे हम लोग। या देखिए, वी इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने बोला ds अपॉन dt करना है। आपको सिंपल क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूं दैट s इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। आपसे बोला जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आपको पता है कि ds, अगर इसको डिफरेंशिएट करूं मैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? ds अपॉन dt, ये लिखा मैंने। अगर आप इसे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 4t प्लस 3। अब आपको यहाँ पे टाइम पुट करना है, तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे थे हम कि अभी हमने देखा जो इंस्टेंटेनियस है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन था अभी हमने जो सॉल्व किया। तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या निकल के आ रही है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जब भी आपके पास इंस्टेंटेनियस के सवाल आएंगे तो आप सिंपल क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट करोगे और आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें।
आगे बढ़ते हैं। एवरेज, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज आपको पता है जब लंबा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जब लार्ज इंटरवल होता है, तो लार्ज इंटरवल में हम किसकी बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लिखूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल यानी डेल्टा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगभग एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई सब लोगों को। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला आपका डेल्टा होगा, जिसमें हम लोग, ठीक है, आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखें कंडीशन फॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, ठीक है। ये ऐसा कब हो सकता है, सोचो जरा अपने दिमाग में। आपने ये पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और एवरेज स्पीड होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए तो उस कंडीशन में ये बराबर हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, बताइए, होंगे या नहीं होंगे। यानी कि बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ना, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ए से बी, तो मुझे बताइए डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है ना, d इज इक्वल टू एस। तो इस कंडीशन में बताओ क्या ये बराबर नहीं होंगे, तो कंडीशन क्या है ये। अगर कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगे, बराबर, ठीक है। पर क्या ये हमेशा होगा, क्या बच्चों ये हमेशा होगा, नहीं, ये ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं है। ये कब होगा, जब सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे हम चल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, कंडीशन फॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कौन सी कंडीशन है भाई, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर, ऐसा कब हो सकता है। तो देखो जरा, सपोज मान लो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार ये चलती जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 5, और जब पूरा टाइम ये 5 से ही चला है तो एवरेज भी तो यही होगा, हाँ कि ना। तो फिर क्या कंडीशन बनी, कंडीशन बनी व्हेन बॉडी इज मूविंग with constant velocity। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, पहले मुझे ये बताइए। कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर। क्लियर है बात, इज इट क्लियर और नॉट। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमको समझ में आ चुकी है कि भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या है। आगे देखें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक सेकेंड जरा, यहाँ पे क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म स्पीड। बताइए क्या हो सकता है, इन दोनों में से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ध्यान से समझो, जो स्पीड है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है,
स्पीड डायरेक्शन नहीं बता सकती, और जो वेलोसिटी है ये दोनों बताती है, और ये भी। अब यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब अगर स्पीड यानी वैल्यू मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, तो कह रहा है वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। भाई वेलोसिटी तो तभी यूनिफॉर्म होती है जब डायरेक्शन भी सेम होती है। तो इसको देख के हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते, इसको देख के इसके बारे में नहीं बता सकते, तो ये क्या होगा, फॉल्स। अब यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड तो स्पीड ही होता है, तो भाई जब यहाँ ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मुझे मैग्नीट्यूड से तो मतलब है, तो सही बात है, तो ये क्या होगा, ट्रू। बहुत ही मजेदार बात है ये, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है और यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है। आगे बढ़े, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके पास यहाँ पर सवाल है और हम सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरीली जीरो, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द रिटार्डेशन इज नेगेटिव, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव। डिस्टेंस तो भाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, आपका स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। इफ डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration at that instant are known, we can find the displacement at any given time in future। तो बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना, क्या है, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, कह रहा बॉडी अगर नहीं मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन नेसेसरीली जीरो ही होगा, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है द मोशन ऑफ पार्टिकल, आपको बोल रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वेयर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर पर एक सेकेंड, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक सेकेंड। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ओके इक्वेशन है नहीं यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, आगे बढ़े। Okay, the distance traveled by a particle is proportional to the square of time। कह रहा है कि एक जो डिस्टेंस है बॉडी का वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, बोल रहा है सवाल में। तो कह रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने ए कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने वी भी कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इससे देख लेते हैं, अगर आपको ये कह रहा है इस तरह के सवालों में आपको सीधा क्या करना है, डिफरेंशिएट करके देखना है। अगर इस इक्वेशन से ये ए और बी के बारे में पूछ रहा है तो निकालिए। तो यहां पे अगर मैं क्या करूं, या पोजीशन कह रहा है तो चलो इसको हम क्या ले लेते हैं, यहां पे ले ये, ठीक है। इसने सवाल में बोला है कि जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, ठीक है भाई। तो मैं क्या करती हूँ, dx अपॉन dt कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 2t, ये हो जाएगा। फर्दर करती हूं तो 2 आ गया। समझ में आ रही है बात। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके ए मिलता है, तो वही मैंने निकाला है। तो जरा देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है भाई, टाइम बढ़ाओगे भी बढ़ेगा। ए को देखो जरा, ये पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने से ए मिला है, क्या ए कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो यही आंसर होगा इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बोलिए। चलिए आगे देखें। A particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds
द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ओके आपको बोल रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं सर्कल, कह रहा है पार्टिकल जो है वो सेमी सर्कल पे चलता है, तो सेमी तो यही हो गया, ए से बी मान लेते हैं, कितने सेकंड में, 5 सेकंड, ठीक है। आपको बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी, यानी ए से बी तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, उस पे आ जाते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बताओ ए से बी आने पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान से समझो, डिस्टेंस नहीं पूछा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी जाने में, तो कितना हो गया, ये तो 20 मीटर हो गया, अपॉन 5 तो कितना हो गया, 4 सेकेंड, 4 क्या निकालना था आपको, एवरेज, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ठीक है, इसको ऑप्शन कुछ भी ले लो, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात, ये डिस्प्लेसमेंट पता है ना आप लोगों को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, the ratio of the numerical value of average velocity and average speed of the body is always, कह रहा है कि जो रेशियो है न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, तो मुझे बताओ यूनिटी होगा या उससे कम होगा। आप ये जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है, कम होता है नहीं होता, कम ही होता है, और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है और ये ज्यादा होता है, तो मुझे बताओ क्या पूछ रहा है वो, v एवरेज अपॉन v एवरेज, तो ये ज्यादा, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, तो भाई डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन यूनिटी, ठीक है, लेस देन यूनिटी, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी देख रहे हो आप, यूनिटी भी बोल सकते हैं भाई, अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में तो बॉडी क्या चलती है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर बी होगा, फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो फिर क्या होगा बच्चों, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड, कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पीडोमीटर होता है, हमारी जो बाइक होती है, गाड़ी होती है, इसमें जो ये स्पीडोमीटर होता है, ये कौन सी वेलोसिटी बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, ठीक है ना, क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो, आपको कैसे पता चलता है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आपने देखा रोड खाली है, तो आपने क्या किया, अचानक से आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो एक्चुअली में आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से बॉडी में क्या आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, और जब एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रहा है बताइए, एक्सेलरेशन होने से जब आप एक्सेलरेट करते हो तो या तो स्पीड बढ़ती है या फिर स्पीड घटती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूं मैं तो ये वेक्टर है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है तो समझ लो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, और अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना, ये बोल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर v क्या होगा, कांस्टेंट, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, जितनी वेलोसिटी से चल रहे थे उतनी वेलोसिटी पे रहोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाली चीज जैसे आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की क्या लिखोगे बच्चों आप बताइए, dv बाय dt, है ना, ये हो जाएगा। और एवरेज के लिए क्या लिखोगे, तो सब जगह वही चीजें चलती है, ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस में क्या करोगे, सीधा डिफरेंशिएट कर देना, और एवरेज में आपको पता ही है फाइनल माइनस
इनिशियल हमको करना होता है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक, आगे देखें। इसके बाद देखो सर्कल में कैसे बता रहा है। सर्कल की बात करें अगर, तो सर्कल में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे होता है वो देखो, यहाँ पे देखो जरा, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे मैं बनाऊं आपके लिए, तो मैं ये बोलूंगी कि सर्कल में जब हम बात करते हैं तो सर्कल में बॉडी जो है वो लगातार, अगर मैं एक बोलूं आपको, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्कल में बॉडी का डायरेक्शन, ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार। देखो जरा, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर ये एक गाड़ी है चल रही है किसी वेलोसिटी से, तो लगातार इसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन लगातार डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो डायरेक्शन कौन बदलेगा बताओ भाई, डायरेक्शन बदलने के लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, बॉडी सर्कल में कैसे घूम पा रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, है ना। तो इसका मतलब सर्कल में एक अलग तरह का एक्सेलरेशन होता है। आगे देखते हैं, देख लीजिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम सर्कल से ही बात कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल। अब इसको ध्यान से समझो, मान लीजिए सर्कल है और यहां पर एक बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी है v, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए इसके पास एक वेलोसिटी है, आपको बोल रहा है वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब यहाँ a है, और थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, v1 v2 v3 v4। अगर आप ध्यान से देखो इस सर्कल में दो चीजें हो रही है, एक तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। ये कौन करेगा, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये कौन करेगा, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलता जा रहा है, ये करेगा एक्सेलरेशन। यहां मैंने दो एक्सेलरेशन लिखे हैं, क्या लिखा है, रेडियल, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है बच्चों v²/r, ठीक है। ये कहां लगता है देख लो जरा डायग्राम में, ये लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसका काम है एसी का, यानी एसी का काम है सर्कल में घुमाना, या मैं बोलूं डायरेक्शन चेंज करना। बात मेरी समझ में आ रही है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसे मैं रेडियल भी बोल रही हूं, इसका काम है डायरेक्शन बदलना, जिसकी वजह से ये सर्कल बना रहा है। ठीक है भाई, इतनी बार समझ में आ गई। दूसरा एक्सेलरेशन है जो इधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगा, इसको बोलते हैं एटी। देखो ये किसकी तरफ को लग रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, तो फिर नेट एक्सेलरेशन कहां होगा, ऐसे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेट एक्सेलरेशन 80 प्लस एसी का कैसा है, आप ये करोगे। बात समझ में आ रही है, नोट डाउन कीजिए इसको। यानी हमें एक बात समझ में आ रही है कि सर्कल में अलग तरह का एक्सेलरेशन होता है। सर्कल में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि डायरेक्शन चेंज करता है, बॉडी को सर्कल में घुमाता है, और दूसरा है आपका टेंजेंशियल, जो कि ये क्या कर रहा है, टेंजेंशियल ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं सर्कल। क्लियर हुई बात, हाँ की ना, हाँ की ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए सब। चलिए, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई।
इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम में दिख ही रहा होगा आपको, देखो ए रेडियल कहाँ लग रहा है, हमेशा अंदर 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 अंदर, ये लग रहा है। और वेलोसिटी ये देखो v v v v लगातार इस तरह से बदल रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। कब की बात है यहाँ पे, देखो लिखो, एक्सेलरेशन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है इसका, ये बट डायरेक्शन क्या है, वेरी कर, देख लो हाँ की ना, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखें। ओके, अब देखो यहाँ पे सवाल है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन। एक्सेलरेशन कब चेंज होता है, कब, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, बोथ ऑफ अबव, स्पीड चेंजेस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक्सेलरेशन हम कब बोलेंगे बॉडी के पास है, तो कब होगा, जब बोथ, ठीक है ना, जब क्या होंगे, बोथ होंगे। तो सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम। तो v दे रखा है आपको, देख लो सर, v आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बोल रहा है द बॉडी इज अंडर गोइंग। तो अब यहाँ पे देख लो एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे dv बाई dt करूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू टी, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 टी, ये आ गया a। आप देख लो a किस पे डिपेंड कर रहा है, a तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और कैसा है, इंक्रीजिंग। तो देख लो जरा, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। क्या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है यहाँ पे, नेगेटिव, नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या होगा इसका आंसर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, सिंपल हमने डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये वाला सवाल देखो। यस, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आपको अभी अभी तो बताया था मैंने कि dx अपॉन dt क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार v मिलेगा, तो इसको फिर से करोगे जो आएगा तब मिलेगा a। यानी इस इक्वेशन को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो करो जरा 2 बार डिफरेंशिएट। पहली बार में a ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा a1 प्लस 2a2t, यहां से v मिला। अब dv बाई dt करोगे तो मिलेगा a, तो क्या आएगा, इसको फिर से करो, कितना हो जाएगा ये 2a2। देख लो क्या होगा आंसर, ये हो गया, देख लीजिए। क्लियर है बात, हाँ कि ना, क्लियर है ना। चलिए आगे देखें। द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। ठीक है, वैसी सवाल है, कह रहा है जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली टाइम के क्यूब है। तो मैं कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज, तो फिर से वही एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो, dx अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। फिर से करो, यहां से तो v मिला ना, अब v को करो तो कितना हो जाएगा ये 60। तो देखो a क्या है, t पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये तो कांस्टेंट है। देखो भाई d तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन बोल रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, देख लो बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ेगा a बढ़ेगा, है ना, हाँ कि ना, बताइए, बोलिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे करें। कंडीशन फॉर स्पीड इंक्रीज, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, तो ये एक अलग से मैंने शॉर्टकट बताया। आपको अगर पता करना है ना कि किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो देख लो, सपोज वेलोसिटी अगर पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे बोलूं, अगर मान लो ये एक बॉडी है और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इसी पे पीछे से धक्का लग रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो बॉडी की स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज। तो क्या होगा, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैविंग सेम साइन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम है तो इन दोनों कंडीशन में बॉडी की हमेशा स्पीड बढ़ेगी। सिंपल पढ़ना है, आपको साइन चेक करना है, वेलोसिटी प्लस ए प्लस, वेलोसिटी नेगेटिव ए नेगेटिव, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, हाँ कि ना,
क्लियर है? और लास्ट कंडीशन फॉर स्पीड डिक्रीज, अगर दोनों में से भी किसी भी एक का साइन नेगेटिव आ गया, एक का भी कोई सा भी, तो स्पीड हमेशा घटेगी। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं आपको भाई, आप देख लेना ग्राफ में भी, अगर आप चेक करोगे ना तो ग्राफ में भी ये बहुत काम आएगा। बताइए क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? बताओ बच्चों, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट स्लाइड थी, और इसी सीरीज में मोशन इन 1D में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक, और उसी में मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस ग्राफ्स के बारे में बताऊंगी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये वीडियोस फायदेमंद है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, और मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल दिल से पढ़ाई कीजिए, और हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।